हाउ नाइकी बिकेम द किंग ऑफ स्नीकर्स। आज हम देखेंगे कि नाइकी कंपनी कैसे बनी, उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की और वो जिद्दोजहद जिस पर उन्हें काबू पाना पड़ा। और अगर आप वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आप जान लेंगे कि लग्जरी स्नीकर्स इंडस्ट्री और एथलेटिक वेयर मार्केट्स के लिए मुस्तकबिल क्या है। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नाइकी द बिग पिक्चर। जब आप नाइकी जैसे ब्रांड्स के बारे में सोचते हैं जिसकी आलमी सतह पर 1182 स्टोर्स और तकरीबन 79,000 मुलाजमीन हैं, तो आप सोचेंगे कि कंपनी निस्फ सदी से ज्यादा तवील होगी। और जैसा कि नाइकी के पास दुनिया की सबसे बड़ी जूते और मलबूसात बनाने वाली कंपनी का एजाज हासिल है और इस ब्रांड की मालियत 127.1 बिलियन डॉलर है। ऑरेगन की साहिली रियासत में वाक़ नाइकी अपने जूतों, मलबूसात, खेलों के सामान और लवाजमात के साथ मार्केट पर गलबा हासिल करने में मसरूफ है। अगरचे उन्होंने अपने मुकाबले के दूसरे ब्रांड्स जैसे पूमा या एडिडास के बरसों बाद लॉन्च किया है। द बिगनिंग। जैसा कि तमाम अजीम चीज़ों के साथ होता है जो आमतौर पर एक ख्याल के तौर पर शुरू होती हैं। इस वक्त के कॉलेज के एक स्टूडेंट फिल नाइट ने इस इम्कान के बारे में लिखा है कि जापानी जूते इस वक्त के मशहूर जर्मन जूतों की जगह ले सकते हैं। इस ख्याल से मुतासिर होकर फिल नाइट ने जापान का सफ़र किया और जूतों की एक दुकान से जाकर टकराया जिसका ताल्लुक ओनित्सुका टाइगर नामी कंपनी था। जूतों के मयार से मुतासिर होकर उसने कंपनी के मालिक को एक तजवीज़ पेश की और यूनाइटेड स्टेट्स में इस ब्रांड की तकसीम कार बन गए, जिसके तहत आप नाइकी के पहले नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स पर गौर कर सकते हैं। अपने जूतों के पहले 12 जोड़े हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी के ट्रंक से बाहर हर रनिंग ट्रैक पर बेचना शुरू कर दिया, लेकिन ये समझते हुए कि ये तरीका उसे किसी कारोबार के लिए दरकार नुमाइश और तरक्की नहीं देगा, उसने यूनिवर्सिटी से अपने पुराने कोच बिल बॉवरमैन की मदद हासिल की। मिस्टर बॉवरमैन जूतों पर यकीन रखते थे और फिल नाइट के साथ शराकत दारी करते हुए 1960 की दहाई के वस्त में बाज़ाब्ता तौर पर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स में शामिल हुए। उन्होंने अपने जूतों की 300 जोड़ों की पहली ऑर्डर में $1000 की सरमायाकारी की, जो 3 माह के अंदर फरोख्त हो गए। साल का इख्तिताम $8000 की फरोख्त के साथ हुआ, जिससे वो कंपनी के सेल्समैन की खिदमात हासिल कर सके। जैसे ही कंपनी अगले 10 सालों में फली फूली, उन्हें एहसास हुआ कि उनके डिज़ाइन ओनित्सुका को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि बिल बोवरमैन के डिजाइन्स में से एक था जिसने उन्हें मेक्सिको में 1968 के ओलंपिक्स में स्पॉटलाइट दी। उन्होंने फैसला किया कि अपने डिज़ाइन को तरक्की देने और उन पर कंट्रोल रखने के लिए उन्हें तकसीम कार बनने से ज़्यादा अपने जूते तैयार करने की ज़रूरत होगी। सिर्फ 8 साल बाद 1972 में ओनित्सुका के साथ अपने मुआहदे के इख्तिताम पर फिल नाइट इस ब्रांड को लॉन्च करने के काबिल हो गया था, जिसे आज हम नाइकी के नाम से जानते हैं, अपने मशहूर स्वूश लोगो के साथ, जिसके लिए कंपनी ने उस वक्त सिर्फ $35,000 अदा किए थे। द स्ट्रगल। फिल नाइट जानता था कि उस वक्त कारोबार शुरू करना मुश्किल होगा और वो अक्सर अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से मायूस कुन अल्फाज सुनते थे। फिल ने कहा कि हम जानते थे हम नाकाम हो सकते हैं, हमने ये नहीं सोचा था कि हम होंगे, हमें वो करना पसंद था जो हम कर रहे थे। इसमें कोई भी वकील शामिल नहीं थे और ये दरअसल उसकी बहन थी जो लाइसेंस लेने के लिए सिटी हॉल गई थी। नाइकी को कायम करने के लिए उनकी सबसे बड़ी जिद्दोजहद खातिर ख्वाह रकम का ना होना था। उस वक्त वेंचर कैपिटल फर्म्स थीं जिन्हें वो आज की तरह रकम फराहम नहीं कर रही थी। एक और बड़ा मसला जिनका उन्हें सामना करना पड़ा वो अमेरिका को भेजने से पहले जापान में अपनी मकामी मांग को पूरा करने वाले मैन्युफैक्चरर ओनित्सुका से निमटना था। लिहाजा उन्होंने ओनित्सुका टाइगर के साथ उनका मुआहदा ख़त्म होने तक इंतज़ार किया और अपने जूते तैयार करना शुरू कर दिए। स्ट्रैटेजी। ओनित्सुका टाइगर के साथ उनके मुआहदे की मियाद ख़त्म होने के बाद
فل نائٹ اس کنٹرول کے ساتھ اپنے جوتے تیار کرنے کے لیے پورے جاپان میں ذیلی ٹھیکیداروں کا نیٹ ورک رکھنے کے لیے آزاد تھا۔ اس کا اگلا قدم آسان تھا کہ دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ لوگ سنیکرز پہنے۔ نائکی نے کئی مشہور ایتھلیٹس کے ساتھ برانڈز پہننے کے لیے پیشہ ورانہ اور کالج ایتھلیٹکس ٹیموں کو اسپانسر کرنا شروع کیا۔ نائکی نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ای میل اور انٹرنیٹ مارکیٹنگ کو سب سے پہلے اختیار کرنے والوں میں شامل ہونے اور اپنے صارفین تک پہنچنے کے لیے ملٹی میڈیا کمپین بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کے پاس ویژن تھا۔ انہوں نے نجی سپورٹس اور ایکسرسائز پر توجہ دی، جس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ جو لوگ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں وہ نہ صرف ایکسرسائز کرنے کے لیے بلکہ فیشن سٹیٹمنٹ کے طور پر بھی مناسب ملبوسات تلاش کرتے ہیں۔ دا ڈیفائننگ مومنٹ۔ حالانکہ یہ بل باورمین کا ڈیزائن تھا جس نے انہیں اولمپکس میں ایک پہچان دی تھی، نائکی کا فیصلہ کن لمحہ ان کی جسٹ ڈو اٹ کیمپین کے ساتھ آیا۔ اس کیمپین نے تمام امریکیوں کو نشانہ بنایا اور پیشہ ورانہ کھلاڑیوں کے ساتھ ان کی وابستگی کے ذریعے سنیکرز کو فیشن سٹیٹمنٹ کے طور پر پیش کیا۔ یہ کامیابی کی نمائندگی کرنے کی علامت بن گیا، جس نے بالآخر ہر خریداری کے ساتھ عظمت حاصل کرنے کے لیے اپنے صارفین کی خواہشات کو بڑھا دیا۔ دا ویلیو۔ جب آپ سنیکرز یا فٹنس ملبوسات کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس پر غور کرنے کی بہتات ہوتی ہے، تاہم اس سے بہتر مصنوعات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اپنے ابتدائی سالوں میں ہی بل باورمین نے تبدیلی کی ثقافت کو جنم دیا، اور آج یہ وجہ ہے کہ نائکی کو لیڈر سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر کامیابی کے ساتھ، جیسا کہ ان کے فلیکنٹ مٹیریل، جس نے ایک ایسے جوتے کو جنم دیا جو بنیادی طور پر ایک جراب کی طرح فٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن دیگر برانڈز کے مقابلے میں اس طرح کی جدت کی کیا قیمت ہے؟ نائکی اوسطاً ایک جوتا تیار کرنے کے لیے $18 سے $34 خرچ کرتی ہے، جو $100 سے زیادہ میں فروخت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایڈیڈاس اور ایسکس جیسے برانڈز جو کہ پروڈکشن کے لیے $24 سے $76 خرچ کرتے ہیں، وہ بھی $100 سے زیادہ میں فروخت ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ نائکی نے اپنے خام مال کی سپلائی کرنے والوں کے درمیان توازن پایا ہے، اور وہ اوور ہیڈ لاگت کو کم رکھتے ہوئے اعلیٰ کارکردگی والے جوتے بنانے کے لیے ٹیکنالوجی تیار کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ نائکی کے پاس ایک ایمبیسڈر پروگرام بھی ہے جو اس کے 3900 ملازمین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بچوں کی صحت مند رہنے اور ایکٹیو لائف سٹائل کے بارے میں تعلیم دینے میں حصہ لیں۔ کنٹروورسی۔ نائکی کی زیادہ تر فیکٹریاں جو چین، ویتنام، کمبوڈیا اور پاکستان جیسے ممالک میں واقع ہیں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ 1990 کی دہائی کے دوران ان خطوں میں کام کرنے کے حالات کی جانچ پڑتال کی زد میں آئیں۔ نائکی کو سویٹ شاپس کے ٹھیکے اور چائلڈ لیبر کے استعمال کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان حالات نے کئی گروہوں کی توجہ حاصل کی جنہوں نے ان کے خلاف کیمپینز شروع کی۔ ان گروہوں میں اینٹی گلوبلائزیشن گروپس اور دا یونائٹڈ اسٹوڈنٹس اگینسٹ سویٹ شاپس شامل ہیں۔ کچھ عرصے پہلے نائکی نے پیراڈائز پیپرز کے اجراء کے ساتھ ہی خود کو ایک بار پھر مائکروسکوپ کے نیچے پایا۔ نائکی کا نام ان کارپوریشنز میں شامل تھا جنہوں نے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیوں کا استعمال کیا تھا۔ نائکی بظاہر برمودا میں ایک ذیلی کمپنی کے ذریعے اپنے آفٹر ٹیکس پروفٹس کو استعمال کر رہی تھی۔ دا ریزلٹس۔ مکمل طور پر یہ سمجھنے کے لیے کہ نائکی جیسے کامیاب برانڈ کو بنانے کے لیے کیا ضروری ہے، آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس کی شروعات ایک خیال کے طور پر ہوئی تھی، اور ایک آدمی جو اسے ممکن بنانے کے لیے تمام براعظموں کا سفر کرنے کے لیے تیار تھا۔ نائکی نے بہت سے کی ایلیمنٹس کی وجہ سے ترقی کی ہے۔ اس کی برانڈنگ کے ساتھ شروع ہونے والے لوگو جو بہت سادہ اور یادگار ہیں، ان کی موٹیویشنل مارکیٹنگ کے ساتھ یہ کامیابی اور حصول کی علامت بن گیا ہے۔ نائکی نے جارڈن کے ساتھ دستخط کر کے سپورٹس مارکیٹنگ کی دنیا میں سب کچھ بدل دیا۔ اپنے اس آغاز سے محض 2 سال پہلے تک نائکی نے $3.1 بلین سے زیادہ کی آمدنی حاصل کی ہے۔
नाइकी ने महसूस किया कि ये सिर्फ खिलाड़ियों के इस ब्रांड के बारे में बात करने से कहीं ज़्यादा है जो सार्फिन ने उसकी नुमाइंदगी करते हुए देखा। नाइकी एयर जॉर्डन के साथ सार्फिन का ख्याल था कि वो माइक की तरह हो सकते हैं, वो खुद जंपमैन आइकन की तरह हदूद से तजावज़ कर सकते हैं। इस तरह स्पॉन्सरशिप के साथ नाइकी की कामयाबी इस बात का एक बड़ा अंसर है कि ब्रांड ने खुद को किस तरह पोजीशन में रखा। उसने राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स और कॉलिन कैपर्निक जैसे एथलीट्स को स्पॉन्सर किया। इसके अलावा नाइकी ने NBA के साथ 8 साला मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत वो लीग का ऑफिशियल यूनिफॉर्म सप्लायर बन गया। नाइकी ने लेब्रन जेम्स के साथ ताहयात मुआहदा किया, जिसके तहत वो 64 साल की उम्र तक $1 बिलियन से ज़्यादा वसूल करेगा। द फ्यूचर। जूते और मलबूसात में रहनुमाई के तौर पर बैठे हुए नाइकी अगरचे एक लग्जरी ब्रांड नहीं है, लेकिन ये फिर भी उनके दरमियान अपनी जगह रखती है। इसके अलावा नाइकी LVMH की पसंद के साथ वर्जिल एबलो की नुमाइंदगी कर रहा है और 7 ऑफ वाइट और नाइकी मॉडल जारी कर रहा है, जिनकी कीमत $1000 तक है। फिलहाल नाइकी 2 झेली कंपनियों कन्वर्स INC और हर्ले इंटरनेशनल की मालिक है। नाइकी के लिए एक अहम बुनियाद एयर जॉर्डन ब्रांड में उनकी सरमायाकारी है, जो 1980 की दहाई में खसूसी तौर पर माइकल जॉर्डन के लिए तैयार किया गया था। नाइकी दूसरे ब्रांड्स का जारहाना खरीदार नहीं रहा है, लेकिन वो इन कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं जो उनकी तरक्की में इजाफा करती हैं। नाइकी ने एक कंपनी अप्रैल 2018 में हासिल की। ये अपने सार्फिन को मखसूस ई-कॉमर्स यूज़र एक्सपीरियंस फराहम करने और बड़े पैमाने पर कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट लाइंस बनाने के लिए 3D स्कैनिंग इस्तेमाल करती है। क्लोजिंग। इंडस्ट्री में मुसलसल तरक्की के साथ कोई तअज्जुब की बात नहीं है कि बिलियनियर बिल आकमैन ने कंपनी की $365 मिलियन की एक बड़ी रकम के शेयर्स खरीदे हैं। पिछले 8 सालों में नाइकी ने अपने ब्रांड की मजबूत मौजूदगी को बरकरार रखने और ख़ुद को मार्केटिंग लीडर के तौर पर कायम किया है। तो GRY क्लिकर्स, नाइकी के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या आप नाइकी को उसके हरीफ एडिडास, पूमा और रीबॉक ज़्यादा पसंद करते हैं, या आप मुकम्मल तौर पर स्वूश हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यकीनन आखिर तक हमारे साथ रहने के लिए हमारे पास आपके लिए एक बोनस फैक्ट है। असल में फिल नाइट ब्रांड का नाम डायमेंशन 6 रखना चाहता था। क्या आपको लगता है कि ब्रांड को इस नाम के साथ भी वही कामयाबी मिलती? हमें इतना यकीन नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आइंदा कोई भी मालूमाती वीडियो मिस ना करें।